हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संज्ञानात्मक विकास का पार्ट 2 करेंगे। पिछले पार्ट में हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसके बारे में हमने डिटेल में कवर किया था। तो जीन पियाजे के बाद संज्ञानात्मक विकास में जो और दो सिद्धांत हैं, जिसमें वाइगस्की और ब्रूनर का सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के टॉपिक हैं वो टॉपिक पूरा आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वाइगस्की और ब्रूनर और पियाजे अगर तीन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यकीन मानिए कि 4 से 5 सवाल आपके कहीं नहीं गए हैं। और ये काफ़ी इजी सवाल बनाते हैं और आसानी से आपके सारे सवाल 4 से 5 सवाल इन मात्र 2 वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोनों वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आपको वाइगस्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में सिद्धांत दिया था, वो आपको समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी तैयारी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। तो संज्ञानात्मक विकास में जो वाइगस्की का सिद्धांत है, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि जो वाइगस्की हैं किससे रिलेटेड हैं, यानी कि वाइगस्की का जो सिद्धांत है किससे रिलेटेड है, तो वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। तो वाइगस्की का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो संज्ञानात्मक विकास से। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो वाइगस्की हैं ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो खास करके यूपी टेट के एग्जाम में, बिहार टेट, एमपी टेट, जो ये स्टेट का टेट होता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो वाइगस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। अब पहला सवाल तो हमारा तैयार हो गया कि वाइगस्की का सिद्धांत, वाइगस्की किससे संबंधित है, तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। वाइगस्की का किस देश से संबंध है, तो रूस के वो मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद जो वाइगस्की का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वाइगस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो वाइगस्की के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो है ही, लेकिन वाइगस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो बालक होता है, वो बालक जो सीखता है, जो उसकी लर्निंग होती है वो समाज से होती है, समाज और संस्कृति से वो उसका इंटरेक्शन होता है। जब वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है, सामाजिक अंतःक्रिया जब बालक करता है तो उसके बाद उस बालक का विकास होता है। सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि सामाजिक अंतःक्रिया का जो कंसेप्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है, किससे रिलेटेड है। तो उसमें ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है कि वाइगस्की का है, कि ब्रूनर का है, पियाजे का है, फ्रायड का है, तो किसका है, तो सामाजिक अंतःक्रिया वाइगस्की का सिद्धांत है। तो वाइगस्की क्या मानते थे, वाइगस्की का मानना था कि जो बालक का विकास होता है वो समाज और संस्कृति का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो बालक अपने समाज में, जो अपने परिवेश से एक दूसरे से बातचीत करता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, उससे बालक का धीरे धीरे विकास होने लगता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो वाइगस्की का जो सिद्धांत किससे रिलेटेड है, पहला सवाल संज्ञानात्मक विकास से, दूसरा ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, तीसरा पॉइंट सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसके सिद्धांत को, वाइगस्की के सिद्धांत को। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि वाइगस्की का मानना था कि जो बालक होता है उसका जो विकास समाज और संस्कृति के आपस में जब इंटरेक्शन होता है, बालक जब इंटरेक्ट करेगा अपने समाज के साथ, अपने परिवेश के साथ, अपने परिवार के साथ, तो उसका विकास होगा। तो इसलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जब जीन पियाजे के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि पियाजे कहते हैं कि पहले बालक का क्या होता है, विकास होता है। लेकिन इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट पियाजे का, वाइगस्की क्या कहते हैं, वाइगस्की कहते हैं कि पहले बालक की लर्निंग होती है, पहले बालक सीखता है, उसके बाद बालक का विकास होता है। तो जीन पियाजे और वाइगस्की का जो ये स्टेटमेंट है इसको ध्यान देना है। वाइगस्की कहते हैं कि पहले बालक की लर्निंग होगी, पहले बालक सीखेगा, और सीखेगा किसके माध्यम से, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से। जैसे जैसे बालक सीखता जाएगा वैसे वैसे बालक का विकास होता चला जाएगा। लेकिन पियाजे क्या मानते थे, पियाजे मानते थे कि बालक का जो विकास होता है कई चरणों में, उन्होंने 4 चरण दिए थे, तो 4 चरणों में विकास होता है। अब जैसे जैसे बालक का विकास होगा उसके बाद बालक की लर्निंग होगी। तो इनके दोनों के स्टेटमेंट को लेकर के कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि पहले लर्निंग
उसके बाद विकास किसने कहा था, या पहले विकास और लर्निंग किसने कहा था। तो वाइगस्की में याद रखना है, वाइगस्की कहते हैं कि पहले बालक की लर्निंग होती है, पहले बालक सीखता है, उसके बाद बालक का विकास होता है। तो आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। अब अगला है कि वाइगस्की कहते हैं किसी भी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कि किसी भी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास से 3 सिद्धांत आते हैं सवाल में, क्वेश्चन में, पेपर में हमारे जो सिद्धांत आते हैं संज्ञानात्मक विकास को लेकर के 3 सिद्धांत, या तो पियाजे का आएगा, या तो वाइगस्की का, ब्रूनर का। इन तीनों सिद्धांतों से एक्सपेक्टेड ये ज़्यादा अपेक्षा रहती है कि 4 से 5 सवाल बन जाते हैं। अगर पियाजे से 2 सवाल आएंगे तो वाइगस्की और ब्रूनर से 1-1 सवाल आएगा। अगर वाइगस्की से 2 सवाल आएंगे तो पियाजे और ब्रूनर से 1 सवाल आएगा। तो 4-5 का एवरेज सवाल माना जाता है कि संज्ञानात्मक विकास से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आएगा। तो वाइगस्की क्या मानते हैं, वाइगस्की मानते हैं कि किसी भी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है 3 फैक्टर पे डिसाइड होता है, समाज, संस्कृति और भाषा। किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है 3 कारकों पे निर्भर करता है, एक समाज पे निर्भर करता है, संस्कृति पे और भाषा पे। तो हमने बताया अभी कि वाइगस्की जो कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बालक सीखता है। तो सबसे ज़्यादा जोर वाइगस्की ने किसके दिया, समाज पे दिया, संस्कृति और भाषा पे। इन 3 चीज़ों पे उनका सबसे ज़्यादा जोर था। अब वाइगस्की के ही सिद्धांत में एक अगला कंसेप्ट आता है ZPD का। ये तो ट्रिपल स्टार आप लगाइए, क्योंकि ये वाइगस्की के सिद्धांत का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ZPD का सिद्धांत क्या होता है, अब इसको हम लोग समझते हैं। ZPD का सिद्धांत क्या कहता है। ZPD का सिद्धांत, जिसको हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, ये कई नामों से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि संभावित विकास का क्षेत्र क्या होता है, कभी इंग्लिश वाला टर्म दे दिया जाएगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, या कभी पूछा जाएगा कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया था, या ZPD का सिद्धांत क्या होता है। कभी पूछ लिया जाएगा कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है, कभी पूछ लिया जाएगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो एक ही सिद्धांत के अलग अलग रूप हैं, इनकी नाम को ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको नाम नहीं पता तो आप जानकर भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इनके तीनों नामों को, जो इनके अलग अलग रूप हैं, उनको ध्यान रखना है। कभी ये ZPD के फॉर्म में आ जाएगा, कभी संभावित विकास का क्षेत्र पूछ लेगा, कभी ZPD या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछेगा, कभी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र पूछेगा, कभी समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछा जा सकता है। अब एक्चुअल में ये सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है, वाइगस्की कहते हैं कि जो ZPD है यानी संभावित विकास का क्षेत्र है, इसमें कि वास्तविक विकास का जो स्तर होता है और संभावित विकास के अंतर, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसको ZPD मानते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बालक है A है, या ठीक है कोई भी बालक A है। अब इसने अभी जो हाल फिलहाल में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, इस सीटेट के एग्ज़ाम में ये जब एग्ज़ाम दिया तो इसके आते हैं मार्क्स 50। टोटल कितने मार्क्स आए इसके, 50 मार्क्स आए। तो इसका वास्तविक जो मार्क्स है, एक्चुअल मार्क्स यानी रियल मार्क्स इसका है 50 है। लेकिन ये बालक में प्रतिभा है, ये बालक प्रतिभा संपन्न है। अब ये बालक मेरे पास आता है। अब जितना भी हमने वीडियो बनाया, जितना भी हमने इसको पढ़ाया, जितना भी हमने इसको सजेशन दिया, अब उसके बाद जब ये इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देगा तो मान लेते हैं कि इसका आ जाता है 125। तो अब ये इसका संभावित विकास हो गया, यानी कि संभावना इसकी कितनी थी, अब बालक तो यही है, इसके मार्क्स लाने की संभावना 125 थी। अब उसके बाद लेकिन रियल में इसके मार्क्स कितने आए थे, 50 मार्क्स आए थे। तो इसके बीच का जो क्षेत्र, इसके बीच का जो गैप होता है वही ZPD होता है, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर तो इसी का इतना ही है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है, इस बालक से उम्मीदें ज़्यादा हैं, इस बालक के अंदर क्षमता ज़्यादा है। तो संभावित इसका मार्क्स कितना आ सकता है, 125। जैसे अब इसको पहले पता नहीं था, इसका वास्तविक मार्क्स इतना आया, लेकिन अब ये वीडियो को देख करके, पढ़ करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर को लगा करके, मदद पा करके, तो अब इसका संभावित कितना आ गया, 125। तो इन दोनों का जो गैप होता है वही होता है ZPD। तो इस पे अलग अलग प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, इस पे अलग अलग प्रकार के सवाल बनाए भी गए हैं। तो याद क्या करना है कि जो ZPD होता है, संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास का स्तर। संभावना क्या है, 125 लाएगा,
और वास्तव में कितना लाया 150। इन दोनों का जो गैप होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इस पे सवाल किस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि हमारा मुद्दा तो है सवाल सॉल्व करना। सवाल पूछा जाएगा कि ZPD का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, फ्रायड से रिलेटेड है कि वाइगस्की से, पियाजे से कि ब्रूनर से। तो आंसर सिंपल होगा कि आपका वाइगस्की से रिलेटेड है। अब जैसे कि वाइगस्की जो थे वो क्या मानते थे, वो मानते थे कि जो बालक होता है कुछ काम वो अकेले नहीं कर पाता है। जैसे पहले तो ये 185 मार्क्स लाता था, लेकिन अब 125 मार्क्स क्यों ला पा रहा है, क्योंकि इन्होंने मेरी सहायता ले ली, इन्होंने मेरे वीडियोज़ को देखा है, मेरे कंटेंट को पढ़ा है। तो वाइगस्की मानते हैं कि बालक जो होता है वो अपनी क्षमताओं की सीमाओं में बंधा होता है, इसलिए वो कुछ कार्य जो होता है अकेले नहीं कर पाता। लेकिन जब उसको एक अच्छी सलाह मिल जाती है, अपने से बड़ों से सलाह मिल जाती है, अपने टीचर से सलाह मिल जाती है, तो वो क्या करता है, उसकी क्षमता और बढ़ जाती है। जब उसकी क्षमता बढ़ गई, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी क्षमता को बढ़ा दिया, तो इसका संभावित मार्क्स कितना है, 125 आ गया। तो वही होता है, इन दोनों का जो अंतर होता है वही होता है ZPD। तो बच्चा जो कर रहा है और या जो करने की क्षमता उसके अंदर है, उसके बीच का जो गैप, कर तो रहा था तैयारी 85 लाया, लेकिन करने की क्षमता इसके अंदर और ज़्यादा है। अब थोड़ी सी मदद पाया तो 125 ला दिया। तो जो बालक कर रहा है और जो करने की क्षमता है, या जो वास्तविक विकास है या संभावित विकास है, उनके बीच का जो गैप होता है वही होता है ZPD। तो इससे कई बार सवाल बनाए गए हैं, तो इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट छूट गया तो वाइगस्की से सवाल तो छूट ही जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ZPD नाम इसका याद रख लेना है, और ZPD एक्चुअल में होता क्या है उसको ध्यान रख लेना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जितना हमने बताया अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब वही हमने आगे भी लिखा है कि जो बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता है उसके अंदर, यानी कि जो बालक कर रहा है, जो किया कितना 50 का, और करने की क्षमता कितनी है 125 की, इसके बीच का जो गैप होगा, बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, उसके बीच का जो गैप होता है वही ZPD होता है। तो ZPD आपको समझ आ गया होगा। अब अगला कंसेप्ट है इनका इसके फोल्डिंग का। अब जो इसके फोल्डिंग है, जिसको हम मचान कहते हैं, या कभी कभी एग्जाम में पार्ट के नाम से पूछा जा सकता है, कभी कभी ये ढांचा के नाम से पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट क्या है वाइगस्की का, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वाइगस्की इसके फोल्डिंग को लेकर के वाइगस्की का क्या मानना था। वाइगस्की मानते थे कि ये जो इसके फोल्डिंग होता है, सवाल में कभी कभी मचान मिलेगा आपको, कभी कभी पार्ट मिलेगा, कभी कभी ढांचा मिलेगा, या इसके फोल्डिंग मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। वाइगस्की का मानना था कि जो इसके फोल्डिंग या मचान होता है, या पार्ट या ढांचा होता है, ये एक अस्थायी सहायता होती है या गाइडेंस होता है। अब जैसे मैं इसको एग्जांपल से बताऊं, आपने लिंटर वाले घर को देखा होगा। जब घर पे लिंटर होता है तो बांस और बल्लियों की सहायता से उसको खड़ा किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी ढलाई हो जाती है। ढलाई होने के बाद कुछ दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी तरह से। और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जो बांस बल्लियाँ लगाई गई रही होती हैं उनको धीरे धीरे हटा लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक अस्थायी मदद दी, एक अस्थायी सहायता दी उसको खड़ा करने के लिए। उसके बाद हमने कुछ दिन के बाद उसको हटा लिया। तो वही होता है इसके फोल्डिंग। उसी के नाम से मचान पड़ गया, पार्ट पड़ गया, या ढांचा पड़ गया, अस्थायी सहायता। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूँ। आपने बचपन में देखा होगा कि जब बालक साइकिल चलाना नहीं जानता तो हम उसको क्या करते हैं, पीछे से कैरियर पकड़ करके उस बालक को साइकिल चलाने के लिए धीरे धीरे सिखाते हैं। कभी हम पकड़े रहेंगे, थोड़ी दूर जाएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर पकड़ लेंगे। तो हम धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, अस्थायी सहायता दे रहे हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं। जब बच्चों को ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको सहायता या संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से उसको सीखा जा सकता है। तो हमने पीछे से कैरियर पकड़ा तो बालक ऑटोमेटिक अपने आप चलाता रहता है। तो उसके बाद फिर हमने कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया, थोड़ा दूर चलाया, फिर हमने पकड़ा। तो इस तरह से हम उसको साइकिल चलाना सिखा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सहायता दे रहे हैं, अस्थायी सहायता बालक को। तो वही होता है मचान या इसके फोल्डिंग। सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, इसके फोल्डिंग कहलाएगा, मचान कहलाएगा, पार्ट या ढांचा कहलाएगा। तो आई होप कि ये जो साइकिल वाला एग्जाम्पल है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने व्यवहारिक जीवन जिया होगा तो ये आपको पता होगा कि ऑटोमेटिक नहीं आता, कभी कभी जब ज़रूरत हमें पड़ती है तो पीछे से कोई ना कोई मदद करता है, हमारे कैरियर पकड़ को हमें धीरे धीरे सिखाता है, फिर थोड़ी दूर के बाद छोड़ देगा।
सकते हो, वो हमें अस्थायी सहायता देता है, वो परमानेंट सहायता नहीं करता, थोड़ी देर के लिए सहायता करता है। जब हम गिरने लगते हैं फिर पकड़ लेता है, अस्थायी सहायता दे रहा है जब ज़रूरत हमें पड़ रही है, तो उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। इससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। वाइगस्की का ये जो कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग को लेकर के, इससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से रखना है। एक बार सीटेट में, जिसे सीटेट में किस तरह सवाल पूछा गया था कि जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग के द्वारा विस्तारित कर दिया जाता है। जैसे बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, तो हमने उसको थोड़ी सी मदद दे दी, उसको थोड़ी सी सहायता दे दी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाया और साइकिल चलाना सीख गया। तो अस्थायी सहायता या अस्थायी मदद या गाइडेंस जो होता है उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब इनका एक अगला कंसेप्ट इन्होंने दिया था प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। अगर कभी पूछेगा कि व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता का कंसेप्ट किसने दिया था, तो लेव वाइगस्की ने दिया था, या प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट किसने दिया था, तो लेव वाइगस्की ने दिया था। तो अगर आपने जीन पियाजे को ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने उसमें बताया था कि अहम केंद्रित की भाषा, अहम केंद्रित वार्ता, यानी कि जो अपने आप से वार्ता करता है, तो वो जीन पियाजे का रिलेटेड है। अहम केंद्रित से कौन संबंधित है? जीन पियाजे। लेकिन व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता से कौन संबंधित है? तो व्यक्तिगत वार्ता और निजी वार्ता का कंसेप्ट किसने दिया था? वाइगस्की ने दिया था। अब ये होता क्या है कि इसमें बालक ने अपने आप से ही संवाद करता रहता है। मौखिक संवाद, जो यही हमने लिखा है कि मौखिक संवाद जो बालक या बच्चा जो अपने आप से करता है उसी को कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अब ये जो मौखिक संवाद करता है, ये न केवल संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए करता है, बल्कि अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए भी करता है। अब इसको मैं अगर एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, आपने खुद किया होगा कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि कोई फार्मूला आपने लगाया, कुछ भी लगाया, वो उस फार्मूले के आधार पर आपका आंसर नहीं आया, तो आप अपने मन से ही कर रहे हैं कि ये वाला फार्मूला गलत हो गया, अब इस फार्मूले का यूज करते हैं, या सर ने ये वाला बताया था तो हमने ये वाला ट्राई करना चाहिए। मतलब खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से ही बड़बड़ा रहे हैं, अपने मन से ही बात कर रहे हैं, ये वाला सामान यहाँ पे रखना चाहिए, ये वाला यहाँ पे रखना चाहिए। तो अगर आप अपने खुद से ही बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप को निर्देश दे रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये वाली चीज़ पढ़नी चाहिए, हमारा सीटेट इस बार जो नहीं हुआ तो हमारा सीटेट क्यों नहीं हुआ, मतलब अपने आप से ही संवाद अगर आप अपने आप से कर रहे हैं तो उसी को ये कहते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता। तो इस पे भी सवाल पूछा गया है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगस्की क्या कहते हैं, तो उन्हें वाइगस्की कहते हैं निजी वार्ता, प्राइवेट स्पीच। तो ये ध्यान रखना है। अगर जीन पियाजे के बारे में आता है तो जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता कहा था, और वाइगस्की क्या कहते हैं? वाइगस्की व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता कहते हैं। निजी वार्ता का सिंपल सा मतलब अपने आप से जब बच्चा बात करता है, अपने आप को निर्देश देता है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इसको उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता बोला था। तो इस कंसेप्ट पे कई बार सवाल सीटेट में पूछा गया। सीटेट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संज्ञानात्मक विकास, वाइगस्की, पियाजे, ब्रूनर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, लेकिन खास करके सीटेट में तो ये 100% पूछा ही जाता है, वाइगस्की, पियाजे, ब्रूनर। तो वाइगस्की के बारे में जितना सारा चीज़ था उन सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड जो हमारे दो मनोवैज्ञानिक थे, पियाजे और वाइगस्की, इन दोनों को हमने कवर कर लिया है। अब एक और मनोवैज्ञानिक बचते हैं जिसका नाम है ब्रूनर। तो ब्रूनर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उनके पढ़ने से पहले सबसे पहले ये है कि जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उन सारे एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद इस कंटेंट को तैयार किया गया है। दो किताबें, तीन किताबें पढ़ने के बाद इस कंटेंट को तैयार किया गया है। तो इसलिए इस कंटेंट को, इस पर विश्वास करके आप एज इट इज़ नोट्स बनाते जाइए और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को क्या करना है, सही से पढ़ना है। अब जैसे अभी हमने बताया आपको कि जो निजी वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है। अब इस पे एक बार सीटेट में सवाल पूछा गया था कि जो निजी वार्ता बच्चे करते हैं, वाइगस्की कहते हैं कि जो बच्चे स्वयं से अपने आप वार्ता करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं? वे अपने कार्यों को निर्देश देने के लिए करते हैं। तो ये DSSB में भी पूछा गया था, सीटेट में भी पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वाइगस्की का, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। पियाजे, वाइगस्की और ब्रूनर, इन संज्ञानात्मक विकास के जो 3 मनोवैज्ञानिक हैं, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को अच्छे से तैयार करना है। अब आते हैं लास्ट जो हमारा है वो है ब्रूनर का सिद्धांत। इनको पढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स, ब्रूनर का जो सिद्धांत है, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि ब्रूनर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास से ही इनका संबंध है। इनका पूरा नाम था जीरोम एम एस ब्रूनर। जीरोम एस ब्रूनर इनका पूरा नाम था। तो पूछा जाएगा कि ब्रूनर का संबंध किस सिद्धांत से है, तो आप बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कौन है, ब्रूनर है। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये मनोवैज्ञानिक थे यूएसए के। तो फ्रेंड्स, हम जो मनोवैज्ञानिकों के बारे में आपको बता रहे हैं, ये यूपी टेट वालों का फेवरेट होता है कि बताइए कि पियाजे कहाँ के थे, तो पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। अभी हमने जैसे बताया कि वाइगस्की कहाँ थे, वो रूसी वैज्ञानिक थे। ब्रूनर कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के थे। तो जितने मनोवैज्ञानिकों के देश से रिलेटेड हैं, उनको एक बार जरूर ध्यान रखना है, खास करके यूपी टेट वाले। सीटेट वाले अगर स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीटेट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन यूपी टेट या सुपर टेट वाले या स्टेट के टेट वाले, उनको ध्यान रखना है कि ब्रूनर का संबंध किस देश से है, तो वो अमेरिका से है। अब ऐसा माना जाता है कि जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, वो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जीन पियाजे का सिद्धांत, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए पहले, कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, उसी सिद्धांत को विकल्प के तौर पर पेश किया ब्रूनर ने अपने सिद्धांत को। तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उस जीन पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में कौन सा सिद्धांत है, यानी इनका अल्टरनेट के रूप में किसको माना जाता है, तो ब्रूनर के सिद्धांत को माना जाता है। तो अब आपको पता ही होगा कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। लेकिन ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास में, जिनको पियाजे का एक विकल्प के रूप में देखा जाता है, उन्होंने 3 अवस्थाएं दी। अब इन 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? अवस्थाएं थी कि संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था थी इनकी प्रतिमात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको, और तीसरी अवस्था थी संकेतात्मक अवस्था। और जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी वो कौन कौन सी थी? पहला उन्होंने सेंसरी मीटर संवेदी गत्यात्मक दिया था, उसके बाद उन्होंने प्री ऑपरेशनल दिया था, फिर मूर्त कॉन्क्रीट को दिया था, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल दिया था। तो 4 सिद्धांत उनके और 3 सिद्धांत ब्रूनर के, इन सभी को याद रखना है आपको। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा? पहला सवाल ये बन जाएगा कि ब्रूनर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि संज्ञानात्मक विकास से है। सवाल बन जाएगा कि ब्रूनर किस देश से संबंधित है, तो ब्रूनर यूएसए से संबंधित है। सवाल बन जाएगा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में कौन सा सिद्धांत आया, तो आप बताएंगे कि ब्रूनर का जो सिद्धांत है जीन पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में माना जाता है। पूछा जाएगा कि ब्रूनर ने अपनी संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो ब्रूनर ने अपनी संज्ञानात्मक विकास में 3 अवस्थाएं दी हैं। पहली अवस्था संक्रियात्मक, दूसरी अवस्था प्रतिमात्मक और तीसरी अवस्था संकेतात्मक अवस्था इन्होंने दी है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनकी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसको देख लेते हैं कि ये अवस्थाएं क्या कहती हैं। अब जैसे पहली अवस्था है इनकी संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। अब ये अवस्था क्या कहती है? ये अवस्था कहती है कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी अनुभूतियों के द्वारा, जो अपने उसके सेंसरी आर्गन होते हैं उनके द्वारा अपनी एक्टिविटी को दिखाता है, उनको व्यक्त करता है। अब जैसे पैर पटकने लगेगा, मुंह चलाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। दूध जैसे बालक देखता है तो दूध देखने के बाद उसको चिल्लाने शुरू कर देता है। तो ये जो अवस्था होती है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है। जैसे हमने 4 अवस्था पियाजे के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार 3 अवस्थाएं जो होती हैं इनकी भी होती हैं। कि दूध का बोतल अगर बालक देखता है तो क्या करता है? मुंह चलाने लगता है या पैर पटकने लगता है। तो वो अपनी अनुभूतियों के माध्यम से, अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, उसकी जो सेंसरी आर्गन होते हैं उसके माध्यम से अपनी एक्टिविटी को व्यक्त करता है, उसको दिखाता है। तो वही हमने लिखा है कि जो पहली अवस्था होती है वो संक्रियात्मक अवस्था होती है ब्रूनर की, ध्यान रखना है। दूसरा, बालक अपनी अनुभूतियों के द्वारा व्यक्त करता है अपनी एक्टिविटी को। जैसे दूध का बोतल देखा तो मुंह चलाना शुरू कर दिया या चिल्लाना शुरू कर दिया, पैर पटकना शुरू कर दिया। तो ये अपनी अनुभूतियों के माध्यम से अपनी एक्टिविटी को व्यक्त करता है। उसके बाद तीसरा, बालक अपने वातावरण को क्रियाओं के द्वारा समझने का प्रयास करता है। यानी कि जो बालक होता है, जो उसकी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के माध्यम से वो चीज़ों को सीखने का, समझने का प्रयास करता है। तो जो पहली अवस्था होती है ब्रूनर की, वो लगभग मैच करती है किसकी अवस्था से? पियाजे की पहली अवस्था से, जिसमें हमने देखा था संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसमें बालक अपने संवेगों के माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को व्यक्त करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ब्रूनर ने बताया था कि बालक अपनी पहली अवस्था में, यानी कि संक्रियात्मक अवस्था में, अपनी अनुभूतियों के माध्यम से अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है। उसके बाद दूसरी अवस्था क्या होती है? अब जो दूसरी अवस्था होती है, ब्रूनर मानते हैं कि दूसरी अवस्था प्रतीकात्मक अवस्था होती है, या इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी बोला जाता है। अगर कभी प्रतीकात्मक की जगह प्रतिबिंबात्मक दे दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतीकात्मक या प्रतिबिंबात्मक या आइकॉनिक स्टेट।
इस अवस्था में बालक को जो ज्ञान होता है वो देख करके दृश्य से, यानी स्मृतियों के माध्यम से, जो प्रतिमाएं होती हैं उनके माध्यम से, जो चित्र होते हैं उनके माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, जो छाया होती है उसके माध्यम से, इन सभी चीज़ों के माध्यम से बालक अपने ज्ञान को अर्जित करता है। यानी कि जो बालक का आधार होता है ज्ञान का, वो दृश्य होता है, स्मृति होती है, प्रतिमा होती है, चित्र होता है। यानी कि बालक कुछ प्रतिमाएं बना करके अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो प्रतीकात्मक अवस्था ब्रूनर की दूसरी अवस्था। सवाल कैसे पूछा जाता है इससे? सवाल पूछा जाता है कि ब्रूनर की दूसरी अवस्था का क्या नाम है? तो ब्रूनर की दूसरी अवस्था का नाम है प्रतीकात्मक अवस्था। सवाल पूछा जाएगा कि ब्रूनर की पहली अवस्था का क्या नाम है? तो ब्रूनर की पहली अवस्था का नाम है संक्रियात्मक अवस्था। तो सवाल इस तरह से पूछा जाता है। तो संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपनी क्रियाओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, और प्रतीकात्मक अवस्था में जो बालक होता है प्रतिबिंबों के माध्यम से या अपनी दृश्य स्मृति यानी जो देख रहा है उसके माध्यम से अपनी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अब इनका जो तीसरा स्टेज है उसको देखते हैं, इनका तीसरी अवस्था क्या कहती है। तो अब ब्रूनर की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है संकेतात्मक अवस्था, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। अब ये जो अवस्था होती है, ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था तक आते आते जो बालक होता है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। अब अमूर्त चिंतन क्या होता है इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, तो पीछे का वीडियो आप जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन क्या होता है। तो संकेतात्मक अवस्था जो होती है ब्रूनर की, इस संकेतात्मक अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित कर लेता है। वो सोचने समझने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है, तर्क करने की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है, भाषा, गणित, तर्क आदि करना बालक क्या होता है धीरे धीरे सीख जाता है। तो पूछा जाता है कभी कभी सवाल कि जो ब्रूनर की तीसरी अवस्था है उसका क्या नाम है? तो संकेतात्मक अवस्था ब्रूनर की तीसरी अवस्था का नाम है। संकेत विभिन्न वस्तु को समझने का संक्षिप्त तरीका होता है, इस अवस्था में माना जाता है। तो यही हमने लिखा है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है और बालक अपनी अनुभूतियों को संकेतों या भाषा के आधार पर क्या करता है, अभिव्यक्त करना सीख जाता है। तो ये थी ब्रूनर की तीनों अवस्थाएं। तो हमने लगभग अब सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। वाइगस्की को हमने पढ़ लिया पूरी तरह से, हमने पियाजे को पढ़ लिया और हमने ब्रूनर की जो अवस्था है इसको पढ़ लिया। अब स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो ब्रूनर की अवस्था है उसको एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है पियाजे की अवस्था से। यानी कि जो पियाजे ने चार अवस्थाएं दी थी, उन चारों अवस्थाओं का पियाजे के जो सिद्धांत, उसके सिद्धांत को पियाजे के एक विकल्प के रूप में माना जाता है ब्रूनर के सिद्धांत को। तो अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो तुलना करने पर हमें मिलेगा कि जो संक्रियात्मक अवस्था हमने भी पढ़ा, ब्रूनर की पहली अवस्था थी ये संक्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर की पहली अवस्था जो संक्रियात्मक अवस्था है वो पियाजे के संवेदी गत्यात्मक अवस्था से मैच करती है, क्योंकि संवेदी गत्यात्मक अवस्था में भी बालक अपनी सेंसरी आर्गन के माध्यम से सीखता है और संक्रियात्मक अवस्था में भी बालक अपने संवेदी गत्यात्मक यानी सेंसरी आर्गन अपनी अनुभूतियों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद जो ब्रूनर की दूसरी अवस्था है प्रतीकात्मक अवस्था या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं से कुछ कुछ मैच करती है। उसके बाद जो ब्रूनर की तीसरी अवस्था है संकेतात्मक अवस्था, तो वो किससे मैच करती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अभी हमने देखा संकेतात्मक जो अवस्था होती है इसमें बालक अमूर्त चिंतन करना विकसित हो जाता है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो हमने पियाजे वाले सिद्धांत में भी देखा था कि जो चौथी स्टेज होती है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है पियाजे की, उसमें बालक में तर्क करने की, चिंतन करने की जो क्षमता होती है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, तर्क वितर्क की, वो विकसित हो जाती है। तो अगर कभी पूछा जाएगा कि ब्रूनर की जो पहली अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की किस अवस्था से रिलेटेड है, तो वो संवेदी गत्यात्मक अवस्था से रिलेटेड है। कभी पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि ब्रूनर की संकेतात्मक अवस्था है यानी ब्रूनर की जो तीसरी अवस्था है वो पियाजे की किस अवस्था से रिलेटेड है, तो वो पियाजे की चौथी अवस्था से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि ब्रूनर के सिद्धांत को और वाइगस्की के सिद्धांत को। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ कहीं से कहाँ तक कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज़ आप ऐसे नोट्स बना करके आप तैयार कर लीजिए। और इससे इस बात की गारंटी है कि आपके सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या अगर जो भविष्य में पूछे जाएंगे तो वो बन जाएंगे। इस बार का जो सीटेट हुआ था लगभग हर शिफ्ट में वाइगस्की से 1 या 2 सवाल आए थे, पियाजे से 1 या 2 सवाल आए थे और ब्रूनर से 4 से 5 सवालों का जो एवरेज है, 4 से 5 सवालों का, 4 से 5 क्वेश्चन का जो एवरेज है वो ये 2 वीडियो है संज्ञानात्मक विकास का, ये 2 वीडियो जिसमें हमने पहले वीडियो में पियाजे को पढ़ा था और इस वीडियो में मैंने वाइगस्की और ब्रूनर को पढ़ा। तो ये 2 वीडियो देखने के बाद आपके 4 से 5 सवाल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा और विकास इसका हो सके। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उसी तरह से हम लोग आगे की और प्लानिंग करेंगे और सब्जेक्ट को तैयार करवाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली बार हम एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।